very good afternoon and welcome back to Study IQ Judiciary. My name is Praveen Kumar and this week we will discuss the Limitation Act 1963. देखिए सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो इस वीक हमारी सीरीज का जो पर्पस होगा दैट विल बी ओनली एन इंट्रोडक्शन टू द लिमिटेशन एक्ट। हम हार्डली 4 से 5 सेक्शंस डिस्कस करेंगे टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि लिमिटेशन एक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। लेकिन हम इस सीरीज में पूरा लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको पूरा लिमिटेशन एक्ट पढ़ना है तो आप स्टडी IQ जुडिशरी की वेबसाइट पर जाकर के पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं। प्राइसेस ऑल टाइम मिनिमम है और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो मेरा कोड नीचे फ्लोट कर रहा है दैट इज PRLIV लाइव, आप वो यूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द लिमिटेशन एक्ट 1963। लिमिटेशन एक्ट पर जाने से पहले, बैरेक्ट स्टार्ट करने से पहले यू नीड टू नो सम थियोरेटिकल बैकग्राउंड, आपको पता होना चाहिए। सो देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे लॉ पर या फिर लीगल राइट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो द इफेक्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम ऑन लॉ हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स ऑफ लॉज। दो तरह के लॉ हैं जो इसमें हमें डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन विल बी the law of limitation, the law of limitation. So law of limitation देखिए क्या कहता है। law of limitation कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, after expiry of a time, कि कुछ समय, अब ये जो टाइम है this time is prescribed by the law, कानून में लिखा हुआ है कि कितना टाइम होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइम होगा। बट लॉ ऑफ लिमिटेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ टाइम द लीगल रेमेडी इज बार्ड। टाइम जैसे जैसे बीतता है जो लीगल रेमेडी है दैट इज बार्ड। सो लीगल रेमेडी क्या है? लीगल रेमेडी किस चीज की? So legal remedy is to file a suit or complaint in a court. कोर्ट में सूट या कंप्लेंट हम फाइल करते हैं, दैट इज अ लीगल रेमेडी टू एनफोर्स आवर राइट्स, हमारे राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए थ्रू कोर्ट्स। सो लीगल रेमेडीज की किसी भी कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना इज द लीगल रेमेडी। सो लॉ ऑफ लिमिटेशन बेसिकली आपको सिर्फ इतना बताता है कि अगर एक टाइम बीत जाएगा तो आपकी लीगल रेमेडी बार हो जाएगी। अब आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, अब आप कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो ध्यान रखने का है वो यह है कि इट डज नॉट इफेक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज। आपका राइट है, सिर्फ जो लीगल रेमेडी है वो आपकी बार हुई है, यानी कि आपका राइट तो फिर भी है बट आप कोर्ट से उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। सो इट इज एज गुड एज नो राइट, ठीक है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है लॉ की, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो पैसेज ऑफ टाइम के बेसिस में हमने दो टाइप के लॉज पढ़ने हैं। पहला इज द लॉ ऑफ लिमिटेशन जो कहता है कि एक टाइम बीतने के बाद आपकी लीगल रेमेडी खत्म हो जाएगी। दूसरा है द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली आपको कहता है कि एक टाइम बीतने के बाद, सो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, एक समय बीतने के बाद, लिमिटेशन में हमने देखा था कि लीगल रेमेडी बार होती है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में ईदर यू एक्वायर, सो एक्विजिशन, और या फिर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स।
एक समय बीतने के बाद या तो आपको राइट एक्वायर कर लोगे, मिल जाएगा, या फिर आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आपका राइट ही खत्म हो जाएगा. So on the basis of passage of time, we have seen two types of laws. First is the law of limitation, जो कहता है कि टाइम बीतने के बाद लीगल रेमेडी बार होगी, राइट आपका इंटैक्ट है. दूसरा है लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो कहता है कि टाइम के बीतने के बाद आपको या तो राइट मिल जाएगा या फिर आपका राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा. तो ये दो कैटेगरी के लॉज हैं. नाउ कमिंग to the Limitation Act 1963. So the Limitation Act 1963 contains both the provisions. Limitation Act का नाम हमने सिर्फ Limitation Act लिखा है, but Limitation Act में we have both types of provisions. दोनों तरह के provisions हैं. तो आपको law of limitation से related provisions भी मिलेंगे और law of prescription से related भी आपको provisions इसमें ही दे रखे हैं. सो लिमिटेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं दैट आर सेक्शन 3 to 24 एंड प्रिस्क्रिप्शन से जो रिलेटेड सेक्शंस हैं दैट आर सेक्शन 25 to 27. सो प्रिस्क्रिप्शन में यू एक्वायर राइट या फिर आपका राइट ही खत्म हो जाएगा. लिमिटेशन में राइट आपका एज इट इज है, सिर्फ आपकी रेमेडी यानी कि कोर्ट्स को अप्रोच करने का राइट है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपकी रेमेडी जो है वो बार हो जाएगी. तो दोनों ही तरह के प्रोविजंस हैं, लेकिन इसका नाम सिर्फ द लिमिटेशन एक्ट है. और जब भी हम बात करेंगे लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो हम मोस्टली इसी पार्ट की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पर भी कहूंगा कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज अ प्रोसीजरल लॉ या फिर इट इज एन एडजेक्टिव लॉ, तो आई एम रेफरिंग टू सेक्शन 3 to 24 ओनली. मैं सिर्फ इस पोर्शन की बोल रहा हूं आपको, बिकॉज द लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज सब्सटेंटिव लॉ. ये जो है पार्टीज के सब्सटेंटिव राइट्स को इफेक्ट करता है, या तो आपको राइट देता है या राइट ही खत्म कर देता है. सो लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली सब्सटेंटिव है, वो सिर्फ प्रोसीजरल नहीं है. बट लॉ ऑफ लिमिटेशन सिर्फ आपकी रेमेडी को बार करता है, यानी कि आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते. सो ये सिर्फ प्रोसीजरल या एडजेक्टिव है. तो इन जनरल यही बोला जाता है कि द लिमिटेशन एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ. बट द लिमिटेशन एक्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो आपके सब्सटेंटिव राइट्स की बात करते हैं. तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ लेट अस स्टार्ट द लिमिटेशन, द लॉ ऑफ लिमिटेशन. अब देखते हैं. सो अगर हम द लिमिटेशन एक्ट पूरा पढ़ेंगे तो उसमें हम लिमिटेशन के प्रोविजंस भी देखेंगे और प्रिस्क्रिप्शंस के प्रोविजंस भी देखेंगे. बट ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी सीरीज है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सिर्फ लिमिटेशन का ही एक पार्ट डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द लॉ ऑफ लिमिटेशन. लॉ ऑफ लिमिटेशन को समझने से पहले आपको हल्का सा एक और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए. सो द स्टोरी स्टार्ट्स विद द कॉज ऑफ एक्शन. सबसे पहले आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए. कॉज ऑफ एक्शन के दो पार्ट्स हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स. आपका सबसे पहले एक राइट होना चाहिए और दैट राइट शुड बी इन्फ्रिंज्ड. आपकी उस राइट को वॉयलेशन होनी चाहिए या वॉयलेशन करने की कोई कोशिश करेगा. नाउ जैसे ही आपके पास सबसे पहले कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सब्सटेंटिव लॉ. ये जो है आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, ये जो है आपको सब्सटेंटिव लॉ बताएगा. सब्सटेंटिव लॉ यानी कि फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी. सो ये सारे जो हैं सब्सटेंटिव लॉज हैं जो आपको बताएंगे कि आपका कोई राइट है या फिर है या नहीं है और इन्फ्रिंज हुआ है या नहीं है. अगर ये दोनों चीज हो जाती हैं तो आपके पास कॉज ऑफ एक्शन है. जैसे ही आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आता है, आप उस कॉज ऑफ एक्शन को यानी कि अपने राइट की वॉयलेशन के अगेंस्ट कुछ रेमेडी में जा सकते हैं. सो वन ऑफ द रेमेडी इज, आप सबको जो जिस चीज का पता ही है, दैट इज सेल्फ हेल्प. कि आपका अगर राइट किसी ने वॉयलेट किया है तो आप स्वयं की मदद करें और अपना राइट को वापस ले लीजिए. सो अभी आपको लग रहा होगा कि दिस इज इलीगल, बट दिस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रेमेडी. पहले जो है इसको एक रेमेडी की तरह ही माना जाता था. सेल्फ हेल्प किस किस कॉन्टेक्स्ट में माना जाता था और किस किस में नहीं माना जाता था, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ इंक्वायरी टुडे, बट सेल्फ हेल्प इज ऑल्सो अ रेमेडी.
But no, we are not concerned with self help. We are not concerned with self help. We are concerned with the legal remedy. तो cause of action जैसे ही आपके पास है, आपकी legal remedy क्या है? So your legal remedy is to approach the court. आप अपने राइट को कोर्ट से एनफोर्स कराना चाहते हैं, दैट इज योर लीगल रेमेडी. सो आपने कोर्ट्स में यहां पर जो है अप्रोच किया है टू एनफोर्स योर लीगल रेमेडी. सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द प्रिंसिपल ऑफ उबी रेमेडियम, कि आपका जहां पर भी राइट है वहां पर आपके पास एक लीगल रेमेडी जरूर होगी. बट दिस प्रिंसिपल हैज अ क्वालिफिकेशन. इस प्रिंसिपल को आपने पढ़ना है along with the law of limitation, कि आपका जहां पर भी राइट है वहां रेमेडी तो है, बट लिमिटेशन लॉ आप पे अप्लाई करेगा. उस रेमेडी को एक्सरसाइज करने के लिए आपका एक टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम है. आप वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. आपके पास रेमेडी है कोर्ट्स में जाने की और कोर्ट्स में जाके अपना रिलीफ लेने की, बट उसको आपको हमेशा लिमिटेशन लॉ के साथ ही पढ़ना है. यानी कि उस रेमेडी को एक्सरसाइज करने का आपके पास एक टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर उसको रेमेडी को एक्सरसाइज कर लीजिए, अदरवाइज आप बाद में नहीं कर सकते. So we can say that courts help those who help themselves. कोर्ट्स सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद स्वयं करता है. मीनिंग देयर बाय यू हैव टू फाइल योर केस विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. आपको लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही केस फाइल करना है. So you cannot sleep over your rights. आप अपने राइट्स को लेकर के सो नहीं सकते हैं. आपको जल्दी से जल्दी कोर्ट्स को अप्रोच करना है उन राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए. दिस इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम ऑफ विजिलेंटिबस नॉन डोरमिटिबस जूरा सब वीनियट. सो विजिलेंटिबस का मतलब है विजिलेंट, एंड नॉट डोरमेंट. सब वीनियट का मतलब है असिस्ट, या फिर जूरा इज लॉ, या फिर सर्व. सो इट मीन्स कि लॉ विल असिस्ट और सर्व दोज हु आर विजिलेंट एंड विच हु आर नॉट डोरमेंट. डोरमेंट माने जो सो गया है, विजिलेंट माने जो एक्टिव है. सो लॉ सिर्फ एक्टिव लोगों को ही हेल्प करता है या असिस्ट करता है, सोए हुए लोगों को नहीं. और इसके पीछे दो रीजंस हैं. फर्स्ट रीजन इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड अदर इज a public policy. So public policy is very clear. Public policy is very clear that interest republicae ut sit finis litium. यानी कि स्टेट का इंटरेस्ट है लिटिगेशन को खत्म करने में, और लिटिगेशन को खत्म करना है टाइमली. सो स्टेट का इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी इज टू टाइमली डिस्पोज ऑफ केसेस को टाइमली डिस्पोज ऑफ करो. प्राइवेट इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से आप अगर समझेंगे तो उसको जो एविडेंस है, कोई भी अगर उसके साथ डिस्प्यूट हो गया है, वो एविडेंस सारी जिंदगी संभाल के नहीं रखना है. ठीक है, क्योंकि एविडेंस खत्म हो जाता है और सारी जिंदगी उसको अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी. सो एक टाइम के बाद उसके राइट्स जो हैं सेटल हो जाएंगे और देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ हिज राइट्स, कि अब मेरे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता, अब मुझे एविडेंस संभाल के रखने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि एक लिमिटेशन का पीरियड अब खत्म हो चुका है, अब मेरे राइट्स जो है सेटल हो गए हैं। सो पब्लिक पॉलिसी इज के टाइमली डिस्पोज ऑफ कर दीजिए आपको राइट्स को, और लिटिगेशन जो है जल्दी से जल्दी खत्म होनी चाहिए। प्राइवेट इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से सोचें तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी ओवर हिज राइट्स, कि एक समय के बाद अब केस नहीं हो सकता, तो अब उसको घबराने की जरूरत नहीं है। सो ही कैन मूव ऑन ऑल्सो। So this was the jurisprudential aspect of the law of limitation. Law of limitation का पर्पस यही है कि लोगों को विजिलेंट बनाना, एक्टिव बनाना इन द परसुएंट ऑफ देयर राइट्स। सो अपने राइट्स को परसू करने के लिए वो एक्टिव हों, यही एक पर्पस है लिमिटेशन लॉ का। सो लिमिटेशन लॉ स्टार्ट करने से पहले we will discuss only the main declaratory section of limitation act. So main declaratory section is section 3. आज हम सेक्शन 3 को पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उसकी एक डिक्लेरेशन पढ़ेंगे। सेक्शन 3 says that every suit, appeal or application shall be every suit, appeal or application made after the prescribed period shall be dismissed. तो सिंपल कह रहा है ये कि एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है, प्रिस्क्राइब्ड एक पीरियड है लिमिटेशन एक्ट में ही। अगर उस पीरियड के बाद, उस टाइम पीरियड के बाद आप कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल एंड द ओनली डिक्लेरेशन अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन। यही मेन एक डिक्लेरेशन है लॉ ऑफ लिमिटेशन की, कि कोई भी सूट, अपील या एप्लीकेशन अगर आपने प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद फाइल करी है तो इट शैल बी डिसमिस्ड। अब इसमें 2 पॉइंट्स दैट हैव टू बी डिस्कस्ड टुडे इज, पहले आपको समझना पड़ेगा ये किस पे अप्लाई होता है, द लिमिटेशन एक्ट किस पे अप्लाई होता है। सो इट अप्लाइज ऑन सूट, अपील और एप्लीकेशन, किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन पे। सो मैं इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट इज द सूट। सो सूट इज द सिविल रेमेडी। तो सिविल कोर्ट्स में जो सिविल केस फाइल होता है, फॉर दैट यू हैव टू फाइल अ सूट, तो सूट इज अ सिविल रेमेडी। सेकेंड इज एनी अपील। सो द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, the limitation act only, the limitation act applies to both the appeals. सिविल अपील्स पे भी लगता है और क्रिमिनल अपील्स पे भी लगता है। जब हम शेड्यूल पढ़ेंगे तब हमारे को रियलाइज होगा कि लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है वो ना केवल सिविल अपील्स में है बल्कि क्रिमिनल अपील्स में भी लगता है। थर्ड इज योर एप्लीकेशंस। सो एप्लीकेशंस भी आपकी दोनों ही हो सकती हैं, जो आपकी सीआरपीसी में है या फिर सीपीसी में है, दोनों ही। सो एनी एप्लीकेशन, सिविल और क्रिमिनल, दोनों टाइप के एप्लीकेशंस पे लिमिटेशन एक्ट लगता है। एंड फोर्थ इज द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस और पेटिशंस। सो मैंने एप्लीकेशंस को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक तो सिर्फ एग्जीक्यूशन पेटिशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, सो दैट दिस इज प्योरली सिविल, और दूसरा एनी अदर एप्लीकेशंस। सो एनी अदर एप्लीकेशंस वो दोनों ही हो सकते हैं, सिविल भी हो सकती है, क्रिमिनल भी हो सकती है। सो ये 4 प्रोसीडिंग्स हैं। दीज आर द 4 प्रोसीडिंग्स ऑन विच द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज। तो सेक्शन 3 में जब लिखा हुआ है कि कोई भी सूट, कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन हो या सिविल या क्रिमिनल की कोई भी एप्लीकेशन, चारों में से कोई भी अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद आप फाइल कर रहे हैं तो इट शैल बी डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। So this was the first thing that you need to understand about the main declaration of the section 3. Other thing is the prescribed period. So other thing is the prescribed period. Prescribed period आपको समझना पड़ेगा। So to understand prescribed period, we have to understand the basic flow, कि basic flow कैसे होता है। So basic flow एक बार ध्यान से समझिए। आपका कॉज ऑफ एक्शन यहां पर अराइज हुआ। सो जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगा आपका, उसको हम डेट ऑफ रेकनिंग बोलेंगे।
So date of reckoning is nothing. Basically, it is the date of accrual of cause of action. So आपको cause of action जिस दिन हो गया आपका, उस दिन हम मांग लेंगे कि डेट ऑफ रेकनिंग है. डेट ऑफ रेकनिंग माने कि इस दिन से आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. इस दिन से आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जो है स्टार्ट हो जाएगा. सो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को. सो सपोज दिस इज योर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड. सो कॉज ऑफ एक्शन आपका है. कॉज ऑफ एक्शन जो है बेसिकली इट इज द डेट ऑफ एक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. किस दिन आपको कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गया है, इट इज द डेट ऑफ रेकनिंग, या यहां से लिमिटेशन पीरियड जो है स्टार्ट हो जाएगा. सो सपोज करिए यहां से हमने लिमिटेशन पीरियड को कैलकुलेट किया एंड द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज दिस मच. इतना है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, राइट. सो सेक्शन 3 बेसिकली क्या कहता है, आपने इस कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे कोई भी सूट, एप्लीकेशन या अपील फाइल करनी है तो वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के विदिन करनी पड़ेगी. सो द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन मस्ट बी समवेयर इन बिटवीन. तो कॉज ऑफ एक्शन से प्रिस्क्राइब्ड पीरियड जिस दिन खत्म हो रहा है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, अपील या एप्लीकेशन आपके इसके बीच में होनी चाहिए. सेक्शन 3 ऐसे कह रहे हैं. अगर इसके बीच में नहीं हुई, इसके बाद आप फाइल कर रहे हैं तो इट शैल बी डिसमिस्ड, वो आपकी डिसमिस हो जाएगी. सो व्हाट इज द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन. अब डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सी मानी जाती है, दैट इज एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 3. सेक्शन 3 अब जब हम पूरा पढ़ेंगे तो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या होती है वो सेक्शन 3 में एक्सप्लेन है पूरे अच्छे तरह से. सो दैट विल बी द टॉपिक फॉर टुमारो. ये कल के लिए होगा, कल हम पूरा सेक्शन 3 डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए हमें दो बातें समझनी है. पहली बात तो ये समझनी है कि डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, कि किस तारीख को हम मानेंगे कि आपका कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हो गया है. और दूसरा जो हमारे को आज समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ही क्या होता है, राइट. सो पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ योर कॉज ऑफ एक्शन, कि किस दिन हम कहेंगे कि आपका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो स्टार्ट हो गया है, या फिर आपका जो पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है आप गिनना शुरू हो जाएगा. इट इज द डेट ऑफ रेकनिंग. सो बेसिकली इट इज नॉट डिफाइंड. इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग केसेस में कॉज ऑफ एक्शन अलग अलग तारीख को हम अराइज मानते हैं. जितने भी डिफरेंट केसेस आपके दिमाग में आ सकते हैं, हर एक के अंदर कॉज ऑफ एक्शन हम अलग अलग तारीख को मानते हैं. बट कैसे इसको फिर अगर इसको डिफाइन नहीं कर सकते तो हम कैसे अप्रोच करेंगे इसको. सो इस केस में कॉज ऑफ एक्शन क्या डेट होगी आपको, द शेड्यूल विल असिस्ट. जो शेड्यूल है वो आपको असिस्ट करेगा. सो जल्दी से हम लिमिटेशन एक्ट का बेयर एक्ट निकालेंगे और उसके शेड्यूल पे जाएंगे जल्दी पेज फ्लिप करके. सो दिस इज द शेड्यूल. ये एक शेड्यूल है अंडर लिमिटेशन एक्ट, राइट. सो इस शेड्यूल में आप देखिए 3 कॉलम्स हैं. पहले में है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट्स. सो देखिए, सूट है, फिर अपील है, देन एप्लीकेशंस है. उसको हम अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हैं. जो पॉइंट मैं आपको सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये है, द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड बिगिंस टू रन. कि जो आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है या पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कौन सी तारीख से शुरू होगा. द टाइम फ्रॉम विच द पीरियड बिगिंस टू रन. सो कॉज ऑफ एक्शन एग्जैक्ट हर केस में क्या क्या होगा वो आप अगर पता लगाना है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कोई सिंपल सा केस देखते हैं. अगर हम इसमें सो दिस इज नोन एज आर्टिकल्स. इसको जब हम बोलेंगे इसको हम आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल या फिर आप आइटम भी बोल सकते हैं. बट द करेक्ट थिंग इज कि आर्टिकल बोलते हैं हम, आइटम नंबर नहीं बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं. सो आर्टिकल नंबर 19 आप निकालिए. दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल. तो अगर आपने पैसे जो हैं उधार दिए थे, मनी लेंट, पैसे उधार दिए थे, और अगर आपने सूट फाइल करना है पैसों के लिए, सो व्हेन द लोन इज मेड, तो जिस दिन से आपको लोन दिया गया है उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो जिस दिन आपने लोन दिया है दैट विल बी दी डेट ऑफ रेकनिंग, या हम कहेंगे कॉज ऑफ एक्शन आपके फेवर में, आपका राइट उसी दिन अक्रू हो गया है, राइट.
सो फॉर मनी पेएबल फॉर इंटरेस्ट, अगर आपने ब्याज देना है अपॉन द मनी ड्यू, और मनी ड्यू है, सो व्हेन द इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू, तो जिस दिन से आपका ब्याज बकाया होगा उसी दिन से आपके 3 साल शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन लिखा हुआ है, लेकिन ये कब से शुरू होगा? जिस दिन से आपका ब्याज बकाया है. सो आप अलग अलग केसेस में अलग अलग, और ये कई बार पीटी में पूछ भी लेते हैं. सो पीटी में द फेवरेट पार्ट इज टोट्स के केसेस में वो पूछते हैं, वो टोट्स के केसेस में आपसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कब से जो है पीरियड स्टार्ट होगा. सो दिस इज वेरी फेवरेट पार्ट. सो सूट्स रिलेटिंग टू टोट्स आर्टिकल 72 से अगर हम देखेंगे तो वो कई बार पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जाम कि लाइबल के केस में और स्लैंडर के केस में कितना टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है. सो द आंसर इज 1 ईयर, 1 साल है. बट वो यहां पर नहीं रुकते हैं, वो ये पूछते हैं कि 1 साल कब से. सो लाइबल के केस में 1 साल हम देखेंगे जब से लाइबल पब्लिश हुआ है. लाइबल इज रिटन फॉर्म ऑफ डिफेमेशन. सो जब से वो पब्लिश हुआ है उस तारीख से आपके पास 1 साल है. और स्लैंडर के केसेस में व्हेन द वर्ड्स आर स्पोकन और if the words are not actionable in themselves, then when the spatial damage results, तो ये कई बार वो पूछ लेते हैं आपको. ये टोट्स के केसेस तो खासकर आपको पढ़ना है व्हाट इज द डेट ऑफ रेकनिंग, कि किस तारीख से कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट होगा. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट व्हिच वी हैव टू डिस्कस टुडे इज द व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, के प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपका क्या है. सो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड समझने के लिए गो टू द बेयर एक्ट एंड ओपन सेक्शन 2 क्लोज जे हम निकालेंगे. सो जल्दी से बेयर एक्ट निकालिए एंड सेक्शन 2 क्लोज जे आप निकालिए. सो वी विल रीड सेक्शन 2 क्लोज जे टुडे, और उसके बाद विल से गुड बाय एंड वी विल डिस्कस सेक्शन 3 टुमारो. सेक्शन 2 क्लोज जे निकालिए एक बार. सेक्शन 2 क्लोज जे देखिए क्या कहता है. इट सेज दैट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन मींस द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द शेड्यूल. सो किसी भी सूट में, अपील में या एप्लीकेशन में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा, आई विल बी राइटिंग इट एज POL. तो फ्यूचर क्लासेस में मैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन को POL लिखूंगा ताकि बार बार पूरा ना लिखना पड़े. तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा किसी भी केस में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है. सो फॉर एग्जांपल अभी हमने टोट के केसेस देखे, तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या था इन द सेकंड कॉलम? 1 साल. सूट्स के अगर हम केसेस में देखें तो जनरली क्या था प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन? 3 साल, राइट. सो जो वहां पर टाइम लिखा हुआ है एज इट इज, वो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, वो आपका एज इट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन है. लेकिन सेक्शन 3 अगर हम वापस फिर से पढ़ेंगे तो वहां पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन की वो बात ही नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड की. सो देयर इज अ डिफरेंस. प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में और पीरियड ऑफ लिमिटेशन में डिफरेंस है. पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका फिक्स होता है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपका फिक्स होता है. जो भी शेड्यूल में लिख दिया 3 साल, मतलब 3 साल इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. लेकिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर केस में. आपको प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा हर केस में. सो व्हाट इज पीपी? पीपी इज बेसिकली, पीपी मींस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस. तो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 4 से लेकर के 24 तक, सेक्शन 4 से 24 तक जितने भी सेक्शंस हैं वो आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे लगाने हैं, और उनमें से जो भी एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा उसके हिसाब से आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है. सो सेक्शन 4 से 24 में देयर इज नथिंग बट एक्सेप्शंस एंड एक्सक्लूजन्स. सो सपोज करिए वो कहता है कि पहला दिन भी नहीं गिनना, आखिरी दिन भी नहीं गिनना. अगर ऐसा है तो अगर पहला दिन नहीं गिनना तो इट मीन्स कि अगर 1 साल पीरियड ऑफ लिमिटेशन है तो उसमें 1 दिन और जोड़ दीजिए आप, 365 के 366 दिन हो जाएंगे. सो पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो उतना ही था जितना वहां पर प्रिस्क्राइब्ड है, 1 साल. लेकिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आपको कैलकुलेट करना है. तो पहला दिन तो हमेशा छोड़ना ही होता है, तो इसका मतलब 1 साल नहीं, हमेशा 366 दिन होंगे,
राइट। सो हमेशा आप किसी भी केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, आप प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लगाएंगे। तो जितनी भी एक्सेप्शंस हैं और जितनी भी एक्सक्लूजन्स हैं वो लगाने के बाद जो समय निकलता है, और वो हमेशा पीरियड ऑफ लिमिटेशन से ज्यादा ही होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन से हमेशा ज्यादा ही होगा प्रिस्क्राइब पीरियड, क्योंकि पहला दिन तो हमेशा एक्सक्लूड होता है, राइट। सो वी विल स्टॉप हेयर। अभी तक हमने समझा कि सेक्शन 3 में मेन डिक्लेरेशन है, वो कहता है कि कोई भी प्रोसीडिंग, तो कोई भी सूट है, अपील है या एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोसीडिंग अगर आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो आपको वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर ही करनी है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड स्टार्ट होता है कोज ऑफ एक्शन से। कोज ऑफ एक्शन कहां होगा अलग अलग केस में, उसके लिए हम शेड्यूल की हेल्प लेंगे। नंबर 2, प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होगा कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे आप सेक्शन 4 से 24 सारे लगा दीजिए, जो कैलकुलेट करके बाहर निकलेगा दैट विल बी योर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। So tomorrow we will discuss section 3, especially section 3 clause 2। section 3 clause 2 देखेंगे, जहां पर वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि सूट की इंस्टीट्यूशन की डेट क्या मानी जाएगी, what will be the date of institution of suit। हमने ये तो कह दिया कि सूट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में ही इंस्टीट्यूट करना है, लेकिन डेट क्या मानी जाएगी इंस्टीट्यूशन की वो भी जानना जरूरी है, तभी हम बता पाएंगे कि वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर ही आपने इंस्टीट्यूट किया है या नहीं किया है। So with this, we will stop here, and in tomorrow's class at the same time, we will discuss section 3. So see you tomorrow. Have a very good day. Thank you.